हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 बजाज पल्सर 125 FI मॉडल। जी हां दोस्तों, यहां पर कंपनी ने काफ़ी सारी अपडेट के साथ इसे इंडियन मार्केट में रिलॉन्च कर दिया है और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। क्या चेंज हुई है, प्राइस में क्या चेंज हुई है, फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशन तो बताने ही वाले हैं, साथ ही चलाते वक्त ये बाइक मुझे कैसा एक्सपीरियंस दे रही है डायरेक्टली मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अगर इस बाइक को खरीदना चाहें तो बाइंग गाइड में आपकी हेल्प हो सके। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल राइड भी पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता, कृष्णनगर या कालना में रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और राइड पर जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ बाइक की एक शॉर्ट वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, डिटेल वॉक अराउंड मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है जहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बहुत तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप चाहें तो चैनल चेक करके या फिर ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक भी मिल होगी, वो वाली वीडियो भी आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे राइड पे और एक शॉर्ट वॉक अराउंड आप लोगों को दे दूँ, देन हम लोग राइड पे चलेंगे। की में देखिए कोई यहाँ पर चेंज नहीं हुई है, बाकी की को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इंसर्ट। वैसे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इसकी इग्निशन ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पर हैलोजन हेडलैम्प की सेटअप आपको जलती हुई नहीं दिखेगी। नीचे आप लोग को यहाँ पर ये फाइबर की जो मडगार्ड है वो देखने को मिलती है। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोक है, कोई चेंज नहीं है। टायर 80/100 सेक्शन की विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अलॉय व्हील अभी नहीं नई अलॉय व्हील आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सेफ्टी बताऊं तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आ जाती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बिल्कुल राइड के दौरान बात करने वाले हैं। नई डिजाइन वाले आप लोग को यहाँ पर 240 mm की जो डिस्क ब्रेक है वो देखने को मिल रही है। बाकी 170 mm की जो ड्रम ब्रेक वाली वर्जन है वो भी आपको देखने में यहाँ पर मिल जाती है। बाकी देखिए अभी तक वेबसाइट में या फिर मुझे ये पता नहीं चल पाया है कि यहाँ पर इंजन में कोई चेंज हुई है या नहीं, लेकिन हाँ पहले ये DTSI आती थी तो अभी ये DTSI नहीं आती। इसलिए आप देख सकते हैं राइट साइड में कोई स्पार्क प्लग नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड में एक स्पार्क प्लग है। पहले 2 स्पार्क प्लग के साथ ही आती थी। पहले आप लोगों को करीबन 124.4 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल कार्बोरेटर वाली इंजन मिला करती थी, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये अभी आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन वाली इंजन यहाँ पर आप लोग को देखने में मिल रही है। पहले आप लोगों को करीबन 11.8 PS की मैक्स पावर और 10.8 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आपको देखने को मिला करती थी। ये जो मतलब आप कह सकते हैं कि इस टाइप पहले भी मिला करती थी, अभी भी मिल रही है। बाकी पावर फिगर्स में अगर कोई चेंज हुई है तो जैसे मुझे पता चलता है मैं पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए मुझे यही पता है जो मैंने आप लोगों को भी बताया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुनाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आपको समझ में आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा ना, अगर आप इसको पिछले वाले वर्जन से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर वो थोड़ी बेसी एसेंस ज़्यादा बनाती थी, लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ी सी ये ज़्यादा लाउडर, थोड़ी सी ज़्यादा छोटी लग सकती है। बाकी रेयर का अगर आप सेटअप देख रहे हैं तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर आप लोगों को जो ये मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो अलॉय व्हील इसी का सेटअप आपको चेंज देखने को मिलेगा। 100/90 सेक्शन के टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, इसमें कोई चेंज नहीं है। 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो भी आपको सेम ही देखने को मिल रही है। सस्पेंशन एंड्योरेंस का जैसे पहले आप लोगों को ये ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिला करता था वही आप लोग को अभी भी देखने में मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये लेडीज फुटरेस्ट, साड़ी गार्ड और कवर चेन सिस्टम, मेन स्टैंड मिल रही है। साइड स्टैंड और साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो बहुत हद तक आप लोग को एक्सीडेंट से भी बिल्कुल राहत देती है। स्टडी आप लोगों को ये क्रैश गार्ड देखने को मिल रही है। सीट की हाइट अराउंड 780 mm की है। कुशिंग वगैरह के बारे में हम लोग आगे राइड के चलते बिल्कुल बात करने वाले हैं। आप लोग को करीबन 15 लीटर की टैंक मिलती है और करीबन 55+ तक की माइलेज आप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रही है और नया आप लोगों को यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है या फिर आप कह सकते हैं कंसोल है, यहाँ ये मिल रही है जो आप लोगों को 150 ट्विन डिस्क या 220F में मिला करती थी, वही आप लोगों को अभी यहाँ पर भी मिल रही है। स्पीडो, ओडो, टैको, ठीक है, ये तो आपको मिल ही रही है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग को एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी वगैरह भी यहाँ पर अभी देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों बाइक के बारे में मैंने आप लोग को यहाँ पर पूरी तरीके से बता दिया और चलिए आप चलते हैं इस बाइक की राइड पर। देन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पिछली जो मॉडल है उससे यहाँ पर आप लोगों को क्या कुछ चीज़ देखने को मिल रही है, और देन बात करेंगे कि यहाँ पर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए 2023 में कितना ज़्यादा सही हो सकता है। और चलिए दोस्तों राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं ऑफ 2023 बजाज पल्सर 125 FI मॉडल नाउ विद E20 एंड OBD2 अपडेट। गाड़ी को कर लिया है स्टार्ट, काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। रेव भी काफ़ी अच्छा कर रही है। फर्स्ट गियर डाउन और चलिए जैसे मैं हर वीडियो में आपको करके बताता हूँ, ये देखिए फर्स्ट, ये सेकंड गियर में
और थर्ड गियर तक भी आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे यहाँ पर DTSI नहीं है तो क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस फील हो रही है? देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, DTSI नहीं है, फील हो रही है, लेकिन तब जब आप बहुत बारीकी से परखेंगे। नॉर्मल अगर आप एक मतलब लेमन टर्म में अगर मैं आपको बताऊँ, तो बहुत ज़्यादा परखना होगा, तब जाकर समझ में आएगा कि हल्की सी डिफरेंस है अगर आप पावर टॉर्क में देख रहे हैं तो। ठीक है, तो ये तो मेरा बिल्कुल ही इनिशियल इंप्रेशन था, जो कि है इसकी एक्सेलरेशन और टॉर्क के बारे में काफ़ी सही मिल रही है, और थोड़ा सा लोड भी कैरी कर सकते हैं आप विद दिस टॉर्क एंड एक्सेलरेशन। और वहीं अगर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बताऊँ तो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। 780 mm की जो सीट हाइट है बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, और हल्का सा आप झुके हुए हैं। क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है, तो चौड़ी सी हैंडल बार है। आप पैर अगर आप देख रहे हैं तो मतलब ये पैर ना जब आप रख रहे हैं तो पहले थोड़ा ज़्यादा ये रेयर फिटेड हुआ करती थी मेरे ख्याल से, मुझे जो लग रही है, लेकिन अभी ना ये थोड़ी सी सामने की तरफ लग रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फील हो रही है। बाकी मुझे 150 ट्विंटीज चलाने का मतलब एक्सपीरियंस है, मैं इसको ओन करता हूँ, मैं हर मतलब एवरीडे राइड के लिए मैं इसको यूज़ भी करता हूँ। ये देखिए छोटी सी जगह पर मैंने इसको मोड़ भी लिया, तो आप कह सकते हैं कि जो टर्निंग रेडियस है वो भी इस बाइक की आपको मतलब काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है। तो अगर आप सिटी राइड्स करते हैं और आपको यूटर्न्स वगैरह बहुत शॉर्ट जगह पे लेना होता है तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी है, और चाहे वो राइडर और पिलियनों का जगह भी काफ़ी अच्छी दी गई है, स्पेशियस सीट भी है, प्रॉब्लम नहीं होगी। और सॉफ्टनेस ऑफ द सीट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत अगर आप लॉन्ग राइड्स प्लान कर रहे हैं इस बाइक के साथ तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। स्मूथनेस बाइक की बढ़ चुकी है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। बाकी वाइब्रेशन के बारे में बात हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद करने वाले हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताऊँ तो सबसे पहला जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है इसकी ये क्लच एक्शन के बारे में। क्लच एक्शन ना अभी थोड़ी सी आपको हार्ड ही लग सकती है, मिड से हार्ड साइड के बाद में मैं कह सकता हूँ। ठीक है, मतलब मिड में नहीं कहूँगा, ये मैं हार्डर साइड पे ही कहूँगा। हाँ, लेकिन विद द टाइम जब आप गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे ना तब ये शायद सॉफ्ट भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक जो चेंज हुई है वो ये है कि जो गियर है ना, चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हैं चाहे आप डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस के साथ, मतलब कभी कभी तो ऐसा फील हो रहा है कि मुझे प्रेस भी नहीं करना हो रहा है, अपने आप शिफ्ट हो जा रही है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बन चुकी है। बाकी पहले से ही ये स्मूथनेस थी, लेकिन अभी इसमें और ज़्यादा स्मूथनेस बढ़ चुकी है। देखिए मैंने अभी इसको शिफ्ट किया, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है और अपने आप शिफ्ट हो जा रही है, इतनी ज़्यादा स्मूथनेस है। और अब अगर इतने बात कर ही रहे हैं अबाउट द इंजन, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आपको करके बता दूँ। फर्स्ट गियर पर ऑलरेडी मैंने इसको रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। $60 तक आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 100। वाइब्रेशन का नो इशू, स्टेबिलिटी अभी तक मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है। नाउ 100 तक पहुँचने का समय आ चुका है और इसने 100 भी पार कर लिया है। अब मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहूँगा, एक बार गाड़ी को पहले हम लोग मोड़ लेते हैं। ये देखिए कितनी छोटी सी जगह पे हम लोग इसको मोड़ भी सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि यहाँ पर वाइब्रेशन का क्या सवाल है। अब देखिए यहाँ पर इवन एट द स्पीड ऑफ 100 मुझे वो वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हो रही थी। अब मैं ना इसको रिलेट कर सकता हूँ विद N160। वहाँ पर जो स्मूथनेस के साथ इंजन खींचती है ना, वही काइंड ऑफ स्मूथनेस यहाँ पर भी आपको बिल्कुल फील हो सकती है। वाइब्रेशन की बात करूँ बहुत कम है, 90-95 के बाद जब आप जा रहे हैं तो हल्की सी आपको फुटपेक पे थोड़ी सी समझ में आ रही है, हैंडल बार्स पे उतना ज़्यादा आपको फील नहीं हो रही है। बाकी मैंने अभी ग्लव्स पहने हुए तो शायद मुझे और कम इसलिए फील हो रही है। और वहीं अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि मतलब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है, नो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। टॉप स्पीड पर भी चली जाइए, ये अराउंड मतलब 110, 12, 15 तक चली जाती है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत बार चलाया हुआ है बाइक को, तो कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है। और साथ ही कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मैं आपको अभी भी वही कहूँगा 70 तक रखिए। आपको वहाँ पर माइलेज भी करीबन 50 तक की मिल जाएगी, क्योंकि टॉप स्पीड पर माइलेज कम होती है, तो 50 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 45 से 50 तक। और साथ ही कंफर्टेबल राइड भी वहाँ पर आपको बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। और दोस्तों अब एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद इसकी जो ब्रेकिंग टेस्ट है वो भी बिल्कुल करना बनता है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर ब्रेक को अप्लाई करते ही फ्रंट जो ब्रेक है वो भी अपने आप अप्लाई होती है, तो उसको भी टेस्ट करेंगे। पहले हम लोग फ्रंट को टेस्ट करेंगे, देन रियर को, एंड देन दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे। बाकी सब कुछ हम लोग एट द स्पीड ऑफ 50 करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई करते हैं एट द स्पीड ऑफ 50 एंड ब्रेक अप्लाइड। ओहो,
अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो बाइट फीडबैक है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है ना, आपको ये जो ब्रेक लीवर है ना, आपको थोड़ा ज़्यादा पुल करना पड़ रहा है, तभी आपको जो फीडबैक मिल रही है ना वो आपको बेहतरीन मिल रही है। बाकी 240 mm के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये और बेहतर हो सकता था। चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी अप्लाई करके देखते हैं। सेम एट द स्पीड ऑफ 50 एंड ब्रेक अप्लाइड। इसमें क्या है, दोनों ब्रेक साथ में अप्लाई हो जाती है। ये देखिए, बेहतरीन बात क्या है, मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस किया है रियर ब्रेक को, फिर भी ये फिसली नहीं है। ये सबसे बेहतरीन बात है। अब बात अच्छी ये भी है कि रियर ब्रेक के साथ साथ ना आपको ये फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई थोड़ी बहुत कर देती है, तो इसमें क्या होता है ना, वो फिसलने वाली जो डर है बहुत हद तक कम हो जाती है। हाँ, कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं फिसलेगी। अब देखिए दोस्तों, हर एक ब्रेकिंग में ना फिसलने का डर रहता है, लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं। वो कैसे? पहले आप रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, देन फ्रैक्शनल सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए, सेम एट द स्पीड ऑफ 50 इसको अप्लाई करेंगे एंड रियर ब्रेक एंड नाउ फ्रंट ब्रेक। ये देखा आप लोगों ने, रेत वगैरह भी गिरी हुई है लेकिन गाड़ी फिसली नहीं है और आराम से 50 से आराम से 0 पर आ गई है। तो यही मैं कह रहा था कि देखिए, रियर जो ब्रेक है ना, अगर आप सिंगली अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को वो प्रोग्रेसिव नेचर की दिखेगी, लेकिन पहले रियर ब्रेक फ्रैक्शनल सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए तो वो आपको गजब की परफॉर्मेंस ब्रेकिंग में से निकाल कर बिल्कुल दे सकती है। तो ब्रेकिंग के बारे में मैंने कहा है कि बहुत सही, आपको मतलब 125 सीसी की बाइक है, 240 फ्रंट में, रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक, इसके हिसाब से आप काफ़ी बेहतरीन ब्रेकिंग देखने को आपको मिल जा रही है। अब अगर मैं आपको सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले इसको हल्का सा ये ऑफ रोड पर उतारते हैं। ये देखिए, इसीलिए तो पल्सर जानी जाती है भाई लोग। मतलब यहाँ पर जब मैं लेकर जा रहा हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा वो जर्क यहाँ पर फील नहीं हो रही है, लेकिन यही अगर मोनोशॉक होती ना तो वो जर्क मुझे फील होती। इंच का जो वो डिफरेंस है कि रोड में से हम लोग नीचे उतरे, वो मुझे समझ में आती। बाकी ये एक चीज़ मैंने आपको अभी एक्सेलरेशन के टाइम पे भी बताया था कि गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा, अगर आप 100 तक भी जा रहे हैं तो भी आपको स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कोई इशू फील नहीं हो रही है। और साथ में अभी मैंने आपको बताया है, अगर ये ऑफ रोड पर भी अगर हम लोग जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो जर्क है मेरी बैक को फील नहीं हो रही है। तो कह सकते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। अगर आप थोड़ी सी मतलब ऑफ रोड वाली रास्ते पे चला रहे हैं, आप गांव में रहते हैं, थोड़ी बहुत गड्ढे वगैरह रास्ते पे चला रहे हैं, या फिर आप ऑफ रोड के शौकीन हैं, मतलब डेली राइड्स तो करते हैं, साथ में आप वीकेंड्स में ऑफ रोड पर थोड़ी बहुत जाना चाहते हैं, ठीक है, एडवेंचर आप करते हैं, मतलब सिटी से थोड़ी दूर में कहीं ना कहीं आप जाते रहते हैं जहाँ पर आपको थोड़ी सी गड्ढा वगैरह मिलती है, ऑफ रोड वगैरह मिलता है। तो ये क्या है ना, मतलब आप सिटी राइड्स के साथ साथ, नॉर्मल सिटी राइड्स के साथ साथ आप थोड़ा बहुत जो ऑफ रोड की मजे हैं वो भी इस बाइक के साथ ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। हाँ, अगर आप इसमें मतलब कॉर्नरिंग वगैरह देखते हैं, काफ़ी हद तक वो भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सस्पेंशन चाहे फ्रंट हो चाहे रियर, आपको काफ़ी मतलब कंफर्टेबल परफॉर्मेंस निकाल कर देती है। और साथ ही मैं ये भी कह सकता हूँ कि मिड साइड पर सेट है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और वही अगर मैं हैंडलिंग के बारे में बात करूँ तो ये देखिए, 142 किलोग्राम की वेट है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये आपको बिल्कुल भी फील नहीं कराती है। मतलब मैं 150 चलाता हूँ ट्विन डिस्क, वहाँ पर भी मुझे वेट बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। यहाँ पर भी वेट 2 से 3 किलो तक कम है, यहाँ पर भी तो वेट मुझे और ज़्यादा फील नहीं हो रही है। बाकी ये जो अपडेट होकर आई है ना, इसके बाद से जो रिफाइनमेंट है उसकी वजह से और ज़्यादा आप लोगों को चलाने में बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और अगर मैं आप लोगों को हैंडलिंग के बारे में बता रहा हूँ तो आप देख सकते हैं रियर व्यू जो मिरर है काफ़ी बड़ी है और अच्छा खासा आप लोगों को रियर व्यू जो है वो भी निकाल कर दे रही है। अब कंफर्ट के मामले में एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पर आपको ना टो और हीट शिफ्टर दोनों मिल रही है, तो आपकी जूती नहीं फटती है ना। मतलब 150 ट्विन डिस्क में चलाता हूँ, वहाँ पर अगर वो मतलब जो कपड़े वाला जूता होता है ना, वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फटने का डर रहता है ना। अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो ये भी कंफर्ट में ऐड होती है। राइडर पिलियन दोनों के लिए अच्छी सी सीट है, पिलियन को पकड़ के बैठने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल दिया गया है, तो उन सब चीज़ों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ओवरऑल अगर आप राइड देखते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, वो है इसकी गियर पोजिशन सेंसर। बाकी अगर कंपनी वो भी इसमें डाल देती तो मतलब सोने पर सुहागा बन जाता। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कीजिएगा। और ये हैंडल बार आप लोगों को यहाँ पर जो क्लिप ऑन मिल रही है उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी आप लोगों को हैंडलिंग भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि माइलेज पहले आप लोगों को करीबन 50-55 तक की मिला करती थी, तो अभी भी आप करीबन देखिए बहुत ज़्यादा लोग, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये भी कंप्लेन किया था कि उनको माइलेज अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन अब क्योंकि इसमें FI आ चुकी है तो मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि करीबन आप 55 तक तो यहाँ पर माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक माइलेज टेस्ट भी वीडियो भी लाने वाला हूँ। अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और यहाँ तक
फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को गाड़ी के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और चलिए अब बात करते हैं इसकी कंक्लूजन पे, वहीं चलकर जहां पर हम लोगों ने वीडियो को शुरू किया था। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने बाइक की जो राइड रिव्यू थी वो देख ली है। अब मैं आप लोगों को बता दूं इसकी प्राइस के बारे में, देन कंपैरिजन करेंगे विद द कॉम्पिटिटर। वेस्ट बंगाल में ये जो स्प्लिट सीट है विद डिस्क आपको 1,14,000 और नॉर्मल सीट विद डिस्क आप लोगों को 1,12,000 रुपये तक में बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों को कॉम्पिटिशन के बारे में बताऊं तो रेडर 125 से बेहतर हो ही कह सकती है, बाकी SV 125 भी इसी कॉम्पिटिशन में आ जाती है। लेकिन रेडर, अगर मैं रेडर की बात करूं तो अगर आपको 125 सीसी में आप लोगों को अच्छी एक्सेलरेशन चाहिए थी, आपको मोनोशॉक चाहिए, LED हेडलैम्प चाहिए, ब्लूटूथ अगर आपको चाहिए, ठीक है, और आप लोगों को माइलेज भी करीबन 50 मतलब 55 से 60 किलोमीटर तक की चाहिए, आप बिल्कुल रेडर ले सकते हैं। लेकिन मैं प्राइस बता दूं, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एडिशन आती है करीबन 1,16,000 रुपये तक पे करेंगे। बाकी ब्लूटूथ यहाँ पर आपको नहीं मिलती है लेकिन आपको रेडर में मिलती है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको मतलब वो टर्न बटन नेविगेशन या फिर कॉल SMS अलर्ट वगैरह जैसी चीज़ें आपको चाहिए थी तो भी आप खरीद सकते हैं रेडर, लेकिन वहाँ पर आप करीबन 1,26,000 रुपये तक पे करेंगे। मैं देखिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है तो रेडर की ब्लूटूथ वर्जन से मैं इसको कंपैरिजन नहीं करूँगा, स्टैंडर्ड मॉडल से करते हैं। तो यहाँ पर जब आप आ रहे हैं ना, तो देखिए रेडर में ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए थी तो रेडर आप खरीद सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताई है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बार मैं कंपैरिजन कर दूँ, फ्रंट जो आपको चीज़ें यहाँ पर मिल रही है रेडर में भी करीबन सेम ही देखने को मिलती है। अगर आप पावर देख रहे हैं तो यहाँ पर 0.5 PS तक की ज़्यादा है। रेयर में से सस्पेंशन चेंज है, वहाँ पर मोनोशॉक है, यहाँ पर आप लोग को डुअल शॉक देखने को मिल रही है। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं, उसकी हैंडलिंग अलग है, इसकी हैंडलिंग भी अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक बैलेंस्ड बाइक है। अगर आप मतलब टॉप स्पीड पर जा रहे हैं वो भी आप जा सकते हैं, हल्का फुल्का अगर आप कॉर्नरिंग करना चाह रहे हैं वो भी आप आराम से कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर ऑफ रोड पर जा रहे हैं वो भी आप अच्छी तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप मिडिल एज्ड हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको अच्छा मतलब स्टाइल क्वेश्चन बनाना है, आपको माइलेज भी करीबन, क्योंकि अभी FI आ चुकी तो माइलेज भी आपको अच्छी मिलेगी, तो अगर आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए गाड़ी में से, आप लोग को थोड़ी सी स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए, और ये भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी आपको मिले, और साथ ही आप लोग को यह भी चाहिए था कि आपकी बजट अराउंड 1,10,000 1,15,000 रुपए तक में है, और आपको पल्सर चाहिए था। ये जो लोगो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये एक इमोशन है, इट्स नॉट जस्ट अ नेम, इट्स एन इमोशन। तो आप लोग बिल्कुल ये बाइक खरीद सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023 बजाज पल्सर 125 नाउ विद FI एंड E20 अपडेट। बाकी आप लोग को बाइक कैसी लगी और आप लोग ओवररेटेड इसको खरीदना कितना ज़्यादा पसंद करेंगे, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।